Hey, hello, hi students. I hope you are doing well. और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको आप अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। और फिलहाल तो अभी इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग पे ये टॉपिक चल रहा है एंड द टॉपिक इज डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब बच्चों, जब MLAs एंड MPs व्हेन दे चेंज देयर पार्टीज विदाउट परमिशन ऑफ देयर प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और तो उसको कहते हैं डिफेक्शन। हॉर्स राइडिंग भी कहा जाता है इसे। चलिए, तो फिलहाल अभी बहुत ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, तो आई थॉट के इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो। 9 और 10th में ये आपकी सिलेबस में भी है। एंड देन तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं एंड आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट द डिफेक्शन। तो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल। स्क्रीन शेयर करके जो मैंने PPTs बनाई हैं, आई विल शो दोज PPTs टू यू। यस, चलिए, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सी दिस वन। ये जो टॉपिक है, हाँ, द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्शन लॉ ऑन द इंडियन डेमोक्रेसी एंड एनालिसिस। राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज? वी विल वी विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, हम डिफेक्शन के इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो डिफेक्शन का इंडियन डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना? तो उस बारे में बात करेंगे। देख लीजिए टॉपिक्स क्या पढ़ने वाले हम लोग आज। द टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों, आप टॉपिक्स को देखिए। राइट, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स? हाँ, टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डिफेक्शन and the evolution of defection law in India, examples of defection in Indian politics, positive impact of defection law on Indian democracy, negative impact of defection law on Indian democracy, challenges in implementing defection law in India, and the role of judiciary in defection law. So last we'll have a conclusion on this topic. आप सोच रहे होगे कि सर हमें डिफेक्शन के बारे में जानकर क्या करना है, राइट? है ना, आप एक अजीब सा टॉपिक लेकर आए। नहीं बेटा, we live in democracy, right? So we must know the Indian Constitution, its amendments, and the ongoing trends in Indian politics, and the changing of rules and regulations. है ना? If you want to live a happy life and a protected life, so you must be aware of these things and these topics. चलिए, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, हम लोग आगे जाते हैं। मुझे पता है कि आप सब लोग काफी बेचैन हो। या ये सवाल, wow, what an interesting question. What has been the impact of the defection law on the functioning of Indian democracy, and what are some examples of how it has been applied in practice? Children, एक्चुअली ना मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट में ही आपसे किया है। आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। है ना, इस वीडियो के एंड में ये क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला था, बट मैंने सोचा कि चलो I'll give you assignment in the beginning only, right? So this is the assignment for this video, and after watching this full video you will be able to find out the answer of this question. ठीक है? तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो? चलिए, तो चलते हैं आगे और देखते हैं। डिफेक्शन, डियर ऑल, defection law refers to laws that prevent lawmakers from switching parties. तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। Who are the lawmakers? Obviously, we all know that lawmakers are the members of legislative bodies. So we have a legislative body at national level, which is Lok Sabha, right? Which is called Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha. These are the two legislative bodies. And the members of Lok Sabha and Rajya Sabha are also called lawmakers because they make laws for the country. Okay? And even at state level, we have legislative bodies like Maharashtra State Assembly. And the members of Maharashtra State Assembly are also called lawmakers. तो ये डिफेक्शन लॉ होता क्या है? ये डिफेक्शन लॉ, ये वो लॉ है जो इन लॉ मेकर्स को पार्टी स्विच करने से रोकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास ना इंडिया में एक ट्रेंड सा बन गया है। मेंबर्स ऑफ असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
आर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग देयर पार्टीज। और इससे हो क्या रहा है कि सरकारें गिर रही है, गवर्नमेंट्स आर फॉलिंग, गवर्नमेंट्स को काफी नुकसान हो रहा है, एंड दिस इज लीडिंग टू द इंस्टेबिलिटी। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट पर आइए। डिफेक्शन लॉ इज इंटीग्रल टू इंडियन डेमोक्रेसी एज इट प्रिवेंट्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो आप मुझे बताना, ऑनेस्टली टेल मी वन थिंग, दैट when your member of parliament or your MLA changes party, so what do you feel that time? आपको कैसा लगता है उस टाइम पर, है ना? तो आपको तो काफी बुरा लगेगा कि यार हमने तो इसे चुन कर दिया है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल टैलेंट एंड ऑल, बिकॉज while we elect the leaders, okay, at the time of electing the representatives, we just not check the personality, we also see the party, we also keep in our mind the ideology of the party, the vision, their promises, and by keeping all these things in our mind we choose our representative. लेकिन सडनली वो बंदा क्या करता है कि अपनी पार्टी चेंज कर देता है, तो ऑब्वियसली ये ना जनता के साथ एक तरह का विश्वासघात भी हम लोग कह सकते हैं, है ना? सो इट इज द अनएथिकल प्रैक्टिस। इसको रोकने के लिए डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। एंड दिस प्रेजेंटेशन, इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में दिस प्रेजेंटेशन एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्शन लॉ ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इस डिफेक्शन लॉ का हमारी इंडियन डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो एवोल्यूशन ऑफ डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कब बना था भाई? So the defection law was first introduced in the 1967 हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट टाइम इंडिया में इन द ईयर 1967 ये लॉ बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down provisions for defection law। so ये आर्टिकल 191 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था, and by making one amendment in the Indian Constitution also. And the amendment is the 52nd Amendment, Act of 1985. This is called Anti-Defection Law. तो 1985 में बाज़ाब्ता लॉ बना था by doing amendment, 52nd Amendment in the Indian Constitution। थोड़ा सा मैं आपको 52nd Amendment के बारे में बताता हूँ। Look at here. The law was sought to limit such defections in India. In 1985, the 10th schedule of the 52nd Amendment of the Constitution of India was passed by the Parliament of India to achieve this, which resulted in the introduction of the new word. What is the new word? Political party in the Constitution of India. तो बच्चों, ये 1985 में 52nd Amendment इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करके डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, ताकि क्यों? टू प्रिवेंट दी व्हाट? टू प्रिवेंट दी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, है ना? स्विचिंग ऑफ द लीडर्स एंड द मेंबर्स ऑफ पार्टी, और वी कैन से द मेंबर्स, वी कैन से द लॉ मेकर्स। चलिए, एग्जांपल्स मैं आपको कुछ दे देता हूं डिफेक्शन लॉ के, कब क्या हुआ था। इन 2019 17 MLAs फ्रॉम कर्नाटका डिफेक्टेड टू द बीजेपी। मतलब कर्नाटका में जब 2019 में इन द ईयर 2019 कर्नाटका के 17 जो MLA थे वो बीजेपी में चले गए थे फ्रॉम अदर पार्टीज, कांग्रेस और जेडीएस के मिलाकर। एंड इन अगेन इन 2014 9 MPs फ्रॉम द राज्यसभा डिफेक्टेड टू द बीजेपी। तो राज्यसभा के जो 9 मेंबर्स थे, जो MPs थे, वो भी बीजेपी को डिफेक्ट हो गए, बीजेपी में चले गए थे। एंड अगेन इन 2017, रिसेंट एग्जांपल्स लिया है मैंने यहाँ पर, नीतीश कुमार स्विच्ड फ्रॉम दी महागठबंधन टू दी NDA। महागठबंधन किसका बना था बिहार में? जी हाँ, आप समझ रहे हो, लालू जी का और नीतीश कुमार जी का, राइट? तो उन्होंने उसको तोड़कर NDA के साथ अपना गठबंधन किया था। These all are the recent examples of defection. We have so many examples. जब से डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में इंस्टॉल हुई है तब से डिफेक्शन हो रहा है, बट रीसेंट एग्जांपल्स अगर आप लोगे तो आपको समझ आएगा कि कितने लार्ज स्केल पर ये डिफेक्शन हो रहा है, कितने MLAs MPs जो है अपनी पार्टियों के साथ जो है दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं।
और ये जो फैक्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये तो बड़े चौंकाने वाले फैक्ट है भाई, है ना। कैसे फैक्ट है देखिए, 253 कैंडिडेट्स, राइट, 253 कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट का मतलब कौन होता है? हु वर नॉट एमएलए एंड एमपी, दे वर द कैंडिडेट्स ऑफ वन ऑफ द पार्टी। आपको पता चल जाएगा कौन सी पार्टी के थे। एंड 173 एमएलएज एंड एमपीज डिफेक्टेड टू बीजेपी सिंस 2014। मतलब के 2014 से 173 एमएलएज एंड एमपीज बीजेपी में चले गए हैं। कब से? 2014 से। अब आप समझिए कौन से पार्टी के हो सकते हैं। लार्जली दीज पीपल आर फ्रॉम कांग्रेस, बिकॉज द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट 222 ऑफ इट्स कैंडिडेट्स। 222 कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे, दे हैव डिफेक्टेड टू बीजेपी, वो बीजेपी में चले गए। एंड 177 ऑफ इट्स एमएलएज एंड एमपीज आल्सो डिफेक्टेड टू बीजेपी। कितना बड़ा नंबर है। फ्रॉम 2014, 177 एमएलएज एंड एमपीज दे डिफेक्टेड टू बीजेपी, वो बीजेपी में चले गए। अच्छा, आप सोच रहे होगे ये सर इसका डिफेक्ट, अच्छा उनका अधिकार है, दे कैन गो टू द बीजेपी और एनी अदर पार्टी, है ना, दे आर फ्री टू गो। बिल्कुल सही बात है आपकी, दे आर फ्री टू चूज द पार्टी, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस डिसीजन कैन बी टेकन बिफोर द इलेक्शन। दे कैन कॉन्टेस्ट फ्रॉम द पार्टी फ्रॉम, वो उसी पार्टी से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जिसमें उन्हें बाद में जाना है। what is happening actually, they are contesting election from one party and after they are switching to other party. This is not right, है ना। चलिए, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है डिफेक्शन का इंडियन डेमोक्रेसी पर? देखिए, डिफेक्शन लॉ promotes political stability and reduces the chances of instability. तो बच्चों, this is very clear that, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि अगर व्हाट हैपन इन महाराष्ट्र नाउ, आप महाराष्ट्र की एग्जांपल अगर लोगे, तो बहुत सारे जो एमएलए थे शिवसेना पार्टी के, दे डिफेक्टेड टू बीजेपी। वो बीजेपी में नहीं गए, सॉरी मैं वापस ले रहा हूं अपने वर्ड्स को, वो बीजेपी में नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया, राइट। तो इससे क्या हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिर गई, ओके, इट वाज फेल। सरकार गिरने के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्राइसिस। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अगर किसी स्टेट में या कंट्री में सरकार गिर जाती है एंड इफ देयर इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो क्या वो स्टेट एंड द कंट्री विल डेवलप? Will that country or state develop? No, definitely there will be so many barriers and the development of the country or the state will be stopped. Development रुक जाएगा। तो to ensure the political stability and the smooth functioning of the government and the smooth working of the institutions of the government, it is very important to to stop this defection. इसको रोकना चाहिए। And it ensures that elected representatives are accountable to their voters. हाँ यार, governments are accountable to the people, ये तो हम समझते हैं। But not only the governments, but elected representatives must be accountable to their voters. यार, जनता वोट देती है अपने कैंडिडेट को, उसे एमएलए एमपी बनाती है, so that candidate must be accountable to the voters. हो क्या रहा है कि अकाउंटेबिलिटी तो पता ही नहीं कहाँ जा रही है, लेकिन ये लोग दे आर चेंजिंग द पार्टीज फ्रीक्वेंटली, ओके। तो डिफेक्शन लॉ प्रिवेंट्स हॉर्स ट्रेडिंग एंड करप्शन इन पॉलिटिक्स। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है ना, घोड़ों का बाजार नहीं होता। इट्स नॉट अ मार्केट ऑफ द हॉर्स वेयर यू बाय एंड परचेस एंड यू सेल योर हॉर्सेस। नो, इट्स नॉट अबाउट द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ हॉर्सेस। हॉर्स ट्रेडिंग क्या लग रहा है आपको, घोड़ा नोट खा रहा है? No, the horses are not eating the money. Actually, this is a word given to this kind of action. It is called horse trading. Horse trading का मतलब होता है when any lawmaker like a MLA or MP take bribe, पैसे लेता है and he switch to another party. That's called horse trading. और parties ऐसा it has been observed and reported by many media houses that few political parties offer money, wealth, and some other opportunities to the MLAs and the MPs. And that's why for their personal gains and personal benefits, they switch to other party. है ना?
आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक ट्रेंड चला था। कौन सा ट्रेंड चला था, विल डिस्कस देयर आफ्टर। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है अरविंद केजरीवाल काफी गुस्सा लग रहे हैं यहाँ पे ना। व्हेन समवन आस्क्स टू द लीडर कि मैं पार्टी चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझ जैसा बंदा होगा तो बोलेगा तो करना भाई, करो फिर। नो मैं, बट नो पार्टी लीडर एंड द प्रेसिडेंट सेज लाइक दैट। तो करना करो फिर ऐसा नहीं कहते हैं, दे से नो प्लीज डोंट गो एंड स्टॉप हियर ओनली, व्हाट आर योर डिमांड्स। चलिए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं इसके, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिफेक्शन लॉ ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। नंबर वन, डिफेक्शन लॉ अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इससे हो क्या रहा है एक्चुअली बच्चों, कि इलेक्शंस आर गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, डिफेक्शन लॉ से थोड़े से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे अफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसका। इट इनकरेजेस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज्म and comprises on ideology and values. So of course people are not looking for ideology, not for the values, they are just going for the opportunity, है ना। the opportunity may be monetary, है ना, पैसों की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। so for fulfilling their own needs and for their own benefits they are changing the parties. defection law creates instability and uncertainty in the government. तो बच्चों मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि how defection law is creating instability and uncertainty in the government। तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन चैलेंजेस क्या होते हैं डिफेक्शन लॉ में, पता है आपको? यार वी हैव सो मेनी चैलेंजेस इन इंडियन डेमोक्रेसी, टू द इंडियन डेमोक्रेसी, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस। ठीक है, तो चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। बच्चों आपको पता है इंडिया में कई सारे लॉज है, वी हैव ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक रूल्स एंड ऑल, है ना। बट टेल मी ऑनेस्टली, डू वी ऑल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस? नो, वी डोंट फॉलो। और पता नहीं हु सेड दिस वन कि लॉज आर मेड टू बी ब्रोकन। नहीं, कानून तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, कानून फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। ये भी लॉ बनाया गया था ताकि इन सब चीजों को रोका जा सके, लेकिन हो क्या रहा है, लैक ऑफ इफेक्टिव एनफोर्समेंट mechanisms is a major challenge। तो बच्चों when we come to the enforcement of law of the fiction, so here we found that there is a lack of effective enforcement उतना अच्छा नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। ambiguities in the law lead to disputes and litigations। तो ambiguities मतलब इसमें थोड़े से लूप होल्स भी हैं, है ना। there are some loopholes in the law and that's why children this is creating disputes and litigations। तो इस लॉ के कारण भी बहुत सारे disputes create हो रहे हैं। and if you want to know more about these ambiguities of the defection law and the disputes and litigations created by the law, तो आपको महाराष्ट्र की एग्जाम्पल पढ़नी होगी। यू हैव टू स्टडी द केस, यू हैव टू नो द केस स्टडी ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगर आप जानना चाहते हो थोड़ा सा वेट कर लेना, आई विल शेयर वन मोर वीडियो अबाउट द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट क्राइसिस एंड देयर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एम्बिग्यूटीज इन द लॉ, इसमें क्या लूप होल्स है। हाँ, एंड डिफेक्शन इज ऑफन फ्यूल्ड बाय मनी एंड पावर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट। तो बच्चों डिफेक्शन को करना तो चाहते हैं लोग, मतलब इसको एंटी डिफेक्शन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, इवन जुडिशरी वांट टू स्टॉप इट, बट हो क्या रहा है कि मनी पावर, मसल पावर बहुत बढ़ चुका है, राइट। तो ये होता ही है, उसकी आप एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। दिस इज नॉट माय क्लेम, दिस इज द क्लेम ऑफ सम अपोजिशन पार्टीज इन महाराष्ट्र, दिस एंड these आर सम मीडिया रिपोर्ट्स रिगार्डिंग दी करप्शन ऑफ एमएलएज इन महाराष्ट्र, है ना। ये यहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है, आता टी शर्ट वर ही धड़कला 50 खोके एकदम ओके। व्हाट डज इट मीन? तो in Maharashtra, when Shiv Sena MLAs they got separated from the party and they supported to BJP, so Shiv Sena and some other political parties like NCP and Congress, the blame that those MLAs who got separated from Shiv Sena, they got 50 crore rupees from X party। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो एलिगेशंस लगते हैं, है ना, मीडिया रिपोर्ट करती है, सच्चाई कितनी होती है दिस इज योर वर्क टू फाइंड आउट, इसमें कितनी सच्चाई आप ढूंढ लेना, मेरा काम आपको एग्जांपल देके समझाने का, राइट। वरना आप बोलोगे कि सर आप बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए, तो चिल्ड्रन व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन डिफेक्शन लॉ? तो बच्चों डिफेक्शन लॉ का जो रोल, सॉरी जुडिशरी का जो रोल बन जाता है ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
आपको मैं बता दूं that Indian judiciary is not controlled by anyone. It is the independent body. So the judiciary is the very important institution in the Indian government and the Indian democracy, which ensure the uh, installation of any law and the implementation of any law. तो यहाँ जुडिशरी क्या कर रही है इस लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में? तो नंबर वन, the judiciary has interpreted the defection law in various cases. तो defection law को judiciary ने बहुत सारे cases में interpret किया है, and the even judiciary has given some judgments on this defection, है ना? तो क्या था? The landmark judgment in the Quixote Holohan case strengthened the law. ये क्या था? If you want to know more about this Quixote Holohan case, you can go to Google and you can find out there are some articles about this case, so you will understand the role of judiciary in dealing with this problem. And challenges in judicial intervention include delays and conflicting interpretations. तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी का जो काम होता है, it is expected that if any kind of defection case is there, so that judiciary should resolve that case in 3 to 4 months, hardly ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीनों में उसको सॉल्व कर ले. बट इफ इट लीड्स टू डिले, ओके, अगर ये डिले करती है, सो दैट मीन्स चिल्ड्रन दिस इज गोइंग टू क्रिएट मोर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोर प्रॉब्लम्स. तो जुडिशरी का रोल यहाँ पर बहुत क्रूशल बन जाता है कि इफ केसेस और इफ अ केस कम्स टू जुडिशरी रिगार्डिंग द डिफेक्शन or regarding this kind of cases, तो judiciary must solve these cases as early as possible so that the people and the political instability could be avoided. लेकिन अगर जुडिशरी डिले करेगी तो काफी टेंशन हो जाएगा. ये एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चों. द लॉ डीलिंग विद पावर्स of the speaker and disqualification of lawmakers in deciding such matters became part of Constitution in 1985 with the adoption of 10th schedule or anti-defection law. तो किहोतो हुलोहन केस क्या है इसको मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट इन डिटेल, गो टू गूगल, सर्च इट ऑन गूगल, यू विल फाइंड दिस केस. लेकिन मैं आपको बता दूं कियोतो हुलोहन केस जो था, मेनली ये केस था रिगार्डिंग दी पावर्स ऑफ दी स्पीकर. है ना, आपको पता ही होता है कि देयर इज अ स्पीकर इन पार्लियामेंट एंड असेंबली. तो क्या डिफेक्शन के मामले में स्पीकर को पावर्स दिए जा सकते हैं? दैट वाज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द जुडिशरी, है ना. यानी एमएलएस को और एमपीस को उनकी मेंबरशिप को रिमूव करने का पावर, उनकी मेंबरशिप को खत्म करने का पावर स्पीकर को दिया जा सकता है क्या? दैट वाज द क्वेश्चन. ओके, द मेन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज वेदर पावरफुल role provided to speaker violated doctrine of basic structure was given to the speaker or not. So that question, this problem was solved by judiciary. And in this case of Quixote Holohan case, judiciary said that कि हाँ, speaker can get this power, speaker को ये power दिया जा सकता है. ठीक है, चलिए तो बच्चों कंक्लूजन पर आते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिफेक्शन लॉ क्या होता है ना. डिफेक्शन लॉ हमने देखा अभी कि इट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ. तो इसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं. So why it is made? It is made to prevent the switching of lawmakers from one party to another parties. उनको रोकने के लिए बनाया गया है. लेकिन फिर भी अगर मान लो, फिर भी अगर without permission or without the concern of president of the party, if any MLA or if any MP changes party or switch to other party, उसके साथ क्या होता है? कोई आंसर देगा मुझे? अगर कर भी लिया किसी ने अपनी पार्टी को चेंज विदाउट परमिशन, गोइंग अगेंस्ट दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, तो क्या होगा? तो सीरियसली उसके खिलाफ एक्शन होगा एंड ही विल बी डिसमिस्ड, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी. If he is a member of legislative assembly, so he will be no more member of the legislative assembly, or if the person is the member of Lok Sabha or Rajya Sabha, he or she will not be the member of Lok Sabha or Rajya Sabha. membership ले ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी. ठीक है, तो ये एक्शन लिया जाता है. लेकिन महाराष्ट्र में जो रिसेंट केस हुआ है उसमें आप देखिए क्या डिसीजन लिया गया था. अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए अनिल कपूर जी क्या करें. तुम जैसे घटिया नेता कानून से कबड्डी खेल के कैसे बच जाते हैं.
मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, जानते तो हैं, मैं भी जानता हूँ कि नेता कानून से कबड्डी खेल के कैसे बच जाते हैं, लेकिन उन्हें बचने देने वाले कौन है, थोड़ा सोचिए। ठीक है। बाय द वे चिल्ड्रन, कंक्लूजन पर हम आ चुके हैं, बट द स्टिल अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग केस टू नो अबाउट द डिफेक्शन लॉ and some practical examples. And if you want to study the case of Shiv Sena in Maharashtra state, then wait for the next video. मैं next video में इस केस की एक complete study लेकर आऊंगा, and in that video I'll explain the द डिफेक्शन लॉ इन महाराष्ट्र के शिवसेना का क्या क्लेम था, मिस्टर शिंदे का क्या क्लेम था, एंड व्हाट वाज द क्लेम ऑफ एंड व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया हम लोग जानते हैं, बट ऑन व्हाट बेसिस द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, ये अगर आपको जानना है तो आप अगले वीडियो तक इंतजार करना। मैं आपको एक बेहतरीन एक एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर एक केस को स्टडी करके हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आई होप दैट इन दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर से मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट रिवीजन इन 30 सेकेंड। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट to prevent the switching of political leaders, like the lawmakers at state level and at national level and at even at the local body, उनको रोका जाता है। एंड इफ दे डू सो तो देयर मेंबरशिप इज डिसॉल्व, तो उनकी मेंबरशिप चली जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, एंड स्टे ट्यून विथ मी ऑन दिस चैनल। आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रह सकते हैं, बने रहिए। इसी तरह के जानकारी वाले बहुत सारे वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। महाराष्ट्र का वीडियो नेक्स्ट शेयर करने वाला हूं, और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो विच इज बेस्ड ऑन एंटी इनकम्बेसी। इनकम्बेसी ये क्या होता है, सुना आपने कल न्यूज चैनल्स पर कि 2000 अभी रिसेंटली कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में बीजेपी जो हारी है, क्यों हारी है? कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेसी। व्हाट इज एंटी इनकम्बेसी इन डेमोक्रेसी? इफ यू वांट टू नो दिस टॉपिक ऑल्सो, तो मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पर शेयर करूंगा। तो सोशल क्लासरूम पर बने रहिए फॉर योर एकेडमिक, नॉन एकेडमिक एंड जनरल नॉलेज, एंड यस, इवन for some competitive examinations. Okay, so bye bye, thank you very much। चलिए तो मिलते हैं फिर, थैंक्स अ लॉट।